नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण देते हुए कहा कि भारत का युवा देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए हर अवसर को सही इस्तेमाल करता है। उन्होंने विशेष रूप से जेनजी युवाओं की सक्रिय भूमिका को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तब देश के युवा और स्टार्टअप इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आए। आज भारत में 300 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और देश के स्पेस भविष्य की नई उम्मीदें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि युवा न केवल टेक्नोलॉजी में योगदान दे रहे हैं बल्कि देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत को मजबूत बना रहा है। उन्होंने सभी युवा उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं से इस अवसर का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा। तो करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए चुने गए अधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उनके मार्गदर्शन और भविष्य में प्रदेश की विकास योजनाओं में योगदान देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को सशक्त बनाने और जनहित के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नए अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाएं। इस समारोह में विभागीय प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अपॉइंटमेंट लेटर वितरण समारोह में प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक सहयोग को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया। नए अधिकारियों का कार्यभार संभालना आगामी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद करेगा। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट संचालन, निर्माण कार्य और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट निर्माण में समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सभी कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर अधिकारी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निर्माण संबंधी चुनौतियों और समाधान पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट पूरे प्रदेश के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निरीक्षण से प्रशासनिक निगरानी और कार्यों की पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला। तब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक हरियाणा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 साल के नेशनल लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मुलाकात की। हार्दिक की 25 नवंबर को प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का पोल उनके सीने पर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से कहा कि हादसे की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि राज्य सरकार ऐसे दुर्घटनाओं से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से अध्ययन करेगी और खेल सुरक्षा मानकों को और मजबूत करेगी। इस मौके पर हार्दिक के माता पिता और परिवारजन भावुक हो गए। मुख्यमंत्री का ये दौरा खेल प्रतिभाओं और सुरक्षा के प्रति उनकी सजगता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान नहीं देते, बल्कि जेनजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में काम का बंटवारा भी इस रणनीति का हिस्सा है और उनके लोग अलग अलग देशों में बैठकर भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को आत्मसमर्पण की स्थिति में दिखाने की कोशिश की गई। सांसद ने कहा कि यह प्रयास भारत के लोकतंत्र और सुरक्षा संस्थानों पर भरोसा कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। सुनिए। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो एक्स यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है, जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है।
तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में, भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नरेटिव सेट किया गया है हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नरेटिव है, यह नरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। तो आइए पहले वोट चोरी की तरफ हम जाते हैं। किस प्रकार से मिसलीडिंग ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल टीम गुजरात के साथ 12वें चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए वलसाड़ पहुंचे। इस शिविर का थीम है सामूहिक सोच से सामूहिक विकास तक, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण और सहयोग और सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रा की और उपस्थित टीम सदस्यों के साथ चिंतन शिविर की तैयारियों की समीक्षा की। शिविर में राज्य के विभिन्न विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भाग लेने और आगामी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करें। तो दिल्ली में ब्लास्ट मामले के आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी के बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पर यह मामला आतंकवाद और धमाके से संबंधित गंभीर मामलों पर आरोप के तहत दर्ज है। अदालत ने आरोपी की सुरक्षा और जांच की प्रगति और सबूत जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए उसकी कस्टडी को 7 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान एनआईए अधिकारियों ने अदालत को जांच की वर्तमान स्थिति और आरोपी से पूछताछ के परिणाम के बारे में जानकारी दी। अदालत ने निर्देश दिए कि आरोपी के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए और पूरी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। तो देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में आयोजित बुक लॉन्च समारोह में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड और परमार्थ निकेता के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज उपस्थित रहे। ये पुस्तक मुख्यमंत्री धामी की उपलब्धियों और उनके नेतृत्व और राज्य में किए गए विकास कार्यों पर केंद्रित है। समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया, जहां
अतिथियों ने मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों और उनके योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पुस्तक लोगों को उनके काम और राज्य की प्रगति से परिचित कराएगी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। बुक लॉन्च से उत्तराखंड के विकास और मुख्यमंत्री की छवि को विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इस नई स्टेट एग्जीक्यूटिव में 9 वाइस प्रेसिडेंट और 4 जनरल सेक्रेटरी शामिल किए गए हैं। संगठन में अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पुरानी टीम के अधिकांश पदाधिकारियों को भी नई टीम में बनाए रखा है ताकि अनुभव और निरंतरता बनी रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि ये टीम आगामी चुनाव और पार्टी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में भूमिका निभाएगी। नई टीम का गठन संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने और जनता के बीच पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। पदाधिकारियों की नियुक्तियों से राजस्थान भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित श्री तरुण सागरम तीर्थ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान पारसनाथ मूर्ति और मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत की परंपरा, ऋषियों, संतों और मुनियों की महागाथा पर प्रकाश डाला और इसे विश्व मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संपन्न भगवा ध्वजारोहण का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का स्मरण श्रद्धा के साथ किया जाता है और काशी में 4 जैन तीर्थंकरों के अवतरण ने दुनिया को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में जैन समुदाय और धर्मगुरु श्रद्धालु उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों से परंपराओं और धार्मिक मूल्यों को संजोकर रखने का आह्वान किया। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है,
उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन। तो दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी सजमसोइद्दीन का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्वागत किया गया। इस अवसर पर तीनों सेनाओं जल, थल और वायु ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यह स्वागत समारोह दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं और भविष्य में इसे और विस्तार देने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सजपरी सजमुद्दीन के दौरे के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, सुरक्षा रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की जाने की संभावना है। यह दौरा भारत इंडोनेशिया संबंधों को और गहराई देने का अवसर माना जा रहा है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एमएस पंकज चौधरी ने पीएनबी द्वारा आयोजित फाइनेंशियल अवेयरनेस मेगा कैंप में भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को अनूठा और जनहित में बताया। उन्होंने कहा कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत जनता के कठोर जो मेहनत से जो करोड़ रुपए और बैंक खातों में सुरक्षित पहुंच रहे हैं, इस कैंप के माध्यम से जनता को उनके हक के पैसे दिए जा रहे हैं और अभी तक 85 करोड़ रुपए वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता और नीति की स्पष्टता का उदाहरण सामने आया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि सभी नागरिक अपने पैसे आसानी से प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम वित्तीय जागरूकता और जनता के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। शानदार पहल है ये, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन, जनता के करोड़ों अरबों रुपए जो किसी ना किसी रूप में बैंक के खातों में पड़े थे, पिता ने जमा कराए, बेटे को पता नहीं, डेथ के बाद के म्यूचुअल फंड, डिविडेंड्स, ऐसे अलग अलग चीजें जो खातों में पड़ी है सालों से, कभी किसी ने क्लेम नहीं की, कभी किसी को मिली नहीं। ऐसी पहल अपने आप में बहुत अनोखी है और जनता के हित की है कि जनता का पैसा, उसकी पूंजी उसको मिल पा रहा है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हम चाहेंगे। मैं समझती हूँ ये जो नीयत भी साफ होना और नीति भी साफ होना, इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये है कि आज जनता को उसके पैसे मिल पा रहे हैं। 85 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी तक हमारी केंद्र सरकार के वित्त विभाग और इन बैंकों के माध्यम से लोगों को मिली है और दिल्ली सरकार भी 100% इस पॉलिसी के तहत काम करते हुए जहां जहां दिल्ली के लोगों का पैसा है, बैंकों के साथ मिलकर के हम कैंप लगाएंगे और जनता को उनके हित का, उनके हक का ये पैसा देंगे। हम शानदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक ली। उस बैठक में राज्य में चल रही योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की जांच की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर लक्ष्यों के पूरा होने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है ताकि जनता तक योजनाओं का लाभ सही समय तक पहुंचा सकें। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने वर्तमान परियोजनाओं की स्थिति और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने सुधार की दिशा में सुझाव दिए और अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में कार्यों में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। यह बैठक राज्य के प्रशासनिक सुधार और योजना निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।